सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और गिल्लू संस्मरण की प्रमुख बिंदु लेकर आज आपके साथ। महादेवी वर्मा, जैसा कि आप सब पहले से ही जानते होंगे, हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी कवयित्री के रूप में उन्हें जाना जाता है। आधुनिक मीरा के रूप में भी उन्हें स्मरण किया जाता है। संस्मरण और रेखा चित्र में अद्भुत उनका नाम सदा स्मरणीय रहेगा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिताजी गोविंद प्रसाद एक स्कूल में प्रधानाचार्य थे। उनकी माताजी हेमरानी देवी कविताएं लिखने और पढ़ने में रुचि रखती थी। महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा उनकी माँ से ही मिली है। उनकी माता भगत और भावुक स्वभाव की थी, जिसका बालिका महादेवी वर्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। महादेवी वर्मा की शिक्षा की अगर बात करें तो आरंभिक शिक्षा उन्होंने इंदौर में और घर पर ही संस्कृत और चित्रकला का अभ्यास वो करती थी। बहुत ही प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रा थी, इसलिए मिडल और एंट्रेंस में उन्होंने प्रथम श्रेणी पास की और दोनों ही परीक्षाओं में प्रांत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। बीए करने के बाद फिर उन्होंने संस्कृत में एमए किया और अध्ययन समाप्त होने के बाद वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही। महादेवी वर्मा जीवन पर्यंत अध्यापन कार्य करने के साथ साथ साहित्य साधना में लीन रही। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। 17 सितंबर 1982 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का देहांत हुआ। आइए अगले मुख्य बिंदु इनकी रचनाओं का वर्णन देख लेते हैं। तो इन्होंने कविता, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और आलोचनाएं भी लिखी हैं। कविता संग्रह निहिर, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामाहा उनके प्रमुख हैं। नीर, निशा, दिया से आप उनको याद कर सकते हैं। नीर से नी से निहार और रै से रश्मि, निशा से नीरजा और संध्या गीत, दिया से दीपशिखा और यामाहा ऐसी रचना है जिसके ऊपर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, चिंतन के क्षण और भारतीय संस्कृति के स्वर इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। रेखा चित्र और संस्मरणों की अगर मैं बात करूं तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार में इन्होंने छोटे छोटे जीवों के साथ जो इनका जीवन बीता है उनका वर्णन है। पथ के साथी इनके समकालीन जो कवि या लेखक हुए हैं उनके बारे में यादगार संस्मरण इनके अंदर हैं। आलोचनाओं में उन्होंने हिंदी के विवेचनात्मक गद्य और विभिन्न काव्य संग्रहों में लिखी हुई भूमिकाएं भी लिखी हैं। आइए साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है क्योंकि इनके काव्य में विरह की वेदना थी, अपने प्रियतम के प्रति समर्पण की भावना थी। इनके काव्य में महात्मा बुद्ध की सी करुणा और दुखवाद की अनुभूति देखी जाती है। इनके विचारों में स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ के विचारों से ये प्रभावित दिखाई देती हैं। भारतीय दर्शन के प्रभाव के कारण इनके काव्य में आध्यात्म के परम तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व की प्रमुखता रही है। जैसा मैंने बताया, इन्हें वेदना की देवी भी कहा जाता है। काव्य सौंदर्य बढ़ाने में इन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है। आइए इनकी गद्य साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। महादेवी वर्मा के पद्य और गद्य में भिन्नता दिखाई देती है। अपने काव्य में वो कवयित्री ने केवल अपने मन के के भावों को व्यक्त किया है, जबकि गद्य में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के सुख दुख का चित्रण किया है। कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपने काव्य में अपनी निजी वेदना व्यक्त की है और गद्य में समाज की वेदना को वाणी प्रदान की है।
इन्होंने अपने रेखाचित्रों में समाज के दलित वर्गों के दीनहीन लोगों के जीवन का अत्यंत मार्मिक चित्र अंकित किया है। गद्य साहित्य में उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित और निम्न वर्ग के कहे जाने वाले लोगों का चित्रण मिलता है, इसलिए इनका गद्य साहित्य हम समाज परक भी कह सकते हैं। गद्य रचनाओं में दो प्रमुख अभिव्यक्ति हुई हैं इनकी, रेखाचित्र और निबंधों में। रेखाचित्रों में जैसा मैंने बताया कि छायावाद की विभिन्न समस्याओं और राष्ट्रीय भाषा पर विचार व्यक्त इन्होंने किए हैं। नारी की दीनहीन दशा, पुरुष द्वारा नारी पर किए जाने वाले अत्याचार, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध में उनकी यथार्थ चित्रण किया है। समस्या ही नहीं बताई बल्कि समाधान भी इन्होंने सुझाए हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्र लेखिका ये मानी जाती हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके ऐसे ही रेखा चित्र हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पथ के साथी में इन्होंने अपने समकालीन प्रसिद्ध साहित्यकारों से संबंधित बड़े मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। आइए भाषा शैली की बात कर लेते हैं। इनकी भाषा शैली दो रूपों में व्यक्त हुई है, वही पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में। अगर मैं पद्य की बात करूं तो उनकी शैली में संस्कृत गर्भित प्रांजल प्रौढ़ भावाभिव्यंजन सरल और मधुर है। इन्होंने अपने गीतों में दो शैलियाँ की हैं, चित्र शैली और प्रगति शैली। इनके काव्य में अनुभूति की तीव्रता और गहनता है, यानी इनका अनुभूति पक्ष ज़्यादा सुदृढ़ है, वहीं शिल्प पक्ष भी तीव्र भाव की गहनता के साथ साथ इन्होंने स्वर ताल में सामंजस्य, नाद सौंदर्य, कोमल कांत, पद विन्यास की पदावली के साथ साथ संस्कृत गर्भित मधुर, कोमल और परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है। सुंदर शब्द चयन और ललित है। कहीं कहीं ब्रज भाषा के कोमल शब्दों का प्रयोग भी इनमें दिखाई देता है। कहीं न कहीं इनकी काव्य में अस्पष्टता भी आती है। प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी है। गद्य शैली में इनकी बात की जाए तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का बाहुल्य है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में एमए किया था, तो वो कहीं न कहीं इनकी गद्य रचनाओं में दिखाई देता है। विदेशी और तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत कम प्रतीत होता है। भाषा सरल, भावपूर्ण और माधुर्य युक्त है। शैली मार्मिकता उत्पन्न करने वाली है। एक एक शब्द मधुरिमा और अनुभूति के रस में डूबा हुआ प्रतीत होता है। लंबे लंबे और जटिल वाक्यों द्वारा सरल अभिव्यक्ति की है। इनकी दीर्घ वाक्य रचना कई बार दोष युक्त भी दिखाई देती है। छोटी सी बात कहने के लिए कई बार इन्होंने उलझाव भरी शब्द योजना का व्यवहार भी दिखता है, जिससे अर्थ स्फीति दोष भी दिखाई देता है। लेकिन महादेवी वर्मा की गद्य शैली में कल्पना, भावुकता, सजीवता, भाषा का चमत्कार आदि विशेषताओं के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में इस महान कवयित्री, इस गद्य लेखिका की सहृदयता के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आइए गिल्लू संस्मरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। गिल्लू, जो कि एक छोटी सी गिलहरी थी, सोन जूही की आज नवीन पीली पत्ती देख करके महादेवी वर्मा को गिल्लू गिलहरी की स्मृतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। उसके देहांत के उपरांत सोन जूही की बेल के नीचे उसे समाधिग्रस्त कर दिया जाता है। महादेवी वर्मा कली की खोज में सोन जूही की लता के निकट जाती है। प्राय गिल्लू उछल कर उसके कंधे पर पहुँच कर उसे विस्मृत कर देता है। इसलिए महादेवी वर्मा को नवीन कली के खिलने पर गिल्लू की संभावना लगती है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से संस्मरण की शुरुआत होती है। फिर एक दिन प्रातः महादेवी वर्मा को गमले के पास दो कौवे
परिक्रमा करते हुए दिखाई दिए, यानी स्मरण करती है वो। एकाएक उसे याद आया कि हिंदू पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में कौवों के माध्यम से कुछ प्राप्त करते हैं, फिर काऊ काऊ करके किसी के आगमन की सूचना देते हैं। तभी उसकी दृष्टि गमले और दीवार के बीच यानी यहाँ पुरखों पर यानी भारतीय सभ्यता पर व्यंग्य कसती हुई यहाँ लेखिका कहती हैं कि भारतीय संस्कृति का दोहरा व्यवहार उसे समझ नहीं आता है। एक और तो वो कव्य को काला और अभद्र और अच्छा नहीं मानते हैं, दूसरी ओर अपने ही पितरों को पितृपक्ष में याद करने के लिए कव्य को खाना भी देते हैं और उसको शुभ समझा जाता है। तो ये दोहरा जो व्यवहार है वो उसकी समझ से बाहर है। आज दो कव्य जो बाहर परिक्रमा कर रहे थे वो सहसा उसे गिल्लू की याद दिलाती हैं, तो उसको पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्मरण हो जाती है। जैसे ही वो मंडराते दिखाई देते हैं तो उसको एहसास होता है कि कोई गिलहरी का बच्चा जो है यहाँ गिरा हुआ है, जिसको उन्होंने चोंच के प्रहार से घायल कर रखा है। अगर एक दो प्रहार और हो जाता तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती। सभी ने कहा कि अब वो बच नहीं पाएगा, किंतु महादेवी वर्मा ने उसे उठा लिया और उसका उपचार आरंभ कर दिया। महादेवी वर्मा ने गिलहरी को उस बच्चे के घाव के रक्त को रुई से पोंछ करके पेनिसिलिन का मरहम लगाया। अनेक प्रयत्नों के उपरांत उसके मुंह में जल की कुछ बूंदें पहुंचाई। 3 दिन में ही गिलहरी इतनी अच्छी हो गई और आश्वस्त हो गया जैसे उसके नन्हे पंजे जो है हिलने लगी हैं। 3-4 माह के बाद वो पूर्ण रूप से विकसित गिलहरी बन गई। जाति के अनुरूप महादेवी वर्मा ने उसका नाम गिल्लू रखा। एक डलिया में रुई बिछाकर उसको तार से लटका दिया, जो गिल्लू का आवास बन गया। वह काजू तन्मयता से खाता था। लेखिका जब लिखने बैठती तो गिल्लू उसके पैरों तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ता और उतरता और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। गर्मियों में जब महादेवी वर्मा लिखने का काम करती तो वो उसके पास आकर पानी की सुराही पर लेट जाया करता था। कभी कभी वह उसके लिफाफे में भी वो रख देती थी। गिल्लू को जब भूख लगती थी वो चिक चिक करके सूचना देता था। काजू और बिस्किट उसके प्रिय खाद्य थे। गिल्लू महादेवी वर्मा जी से अत्यधिक स्नेह करता था, इसलिए उसका अलग होना उसे अच्छा नहीं लगता था। जब महादेवी वर्मा को एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुलने पर वो एक बार प्रवेश करता था, लेकिन फिर अपने ही आवास में जा कर के बैठ जाता था। जितने दिन महादेवी वर्मा घर से बाहर रही उसने बहुत कम खाया। जो काजू उसे इस समय में दिए जाते थे तो वो टोकरी में इकट्ठे उसे मिले। इसके उपरांत जितने दिन वो अस्वस्थ रही उसने ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुश नहीं है। महादेवी वर्मा खुद लिखती है कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से सहलाता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान मुझे लगता था। इस प्रकार गिल्लू लेखिका से इतना हिल मिल गया और अपार स्नेह और ममता रखता था। जितने भी लेखिका ने जो पालतू जीव रखे थे उनमें से गिल्लू सबसे महत्वपूर्ण था। महादेवी वर्मा की समानता का व्यवहार वो रखता था। खाने की कमरे में वो उसकी थाली में आ बैठता था। जब महादेवी वर्मा ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, एक एक चावल को सफाई से उठाना सिखाया और वो जैसा जैसा उसे सिखाया जाता था वैसा वैसा वो करता था।
कॉलेज से जब वो लौटती थी, उसके कमरे में प्रवेश करते ही गिल्लू उसके पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। गिलहरी की आयु प्राय 2 वर्ष की मानी जाती है। आयु समाप्त होने पर गिल्लू को मौत का आभास हो गया था। वह ठंडा होकर महादेवी वर्मा के हाथ से चिपक गया था। महादेवी वर्मा ने हीटर जलाकर उसके शरीर को गर्म करने का प्रयास भी किया, किंतु सारे प्रयास जो है उसके व्यर्थ हो गए। उसके मृतक शरीर को महादेवी वर्मा ने सोनजूही की बेल के नीचे समाधिग्रस्त कर दिया, जो कि आज उसको स्मरण हो आया है। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने गिलहरी का जितना सहज आकर्षक वर्णन किया है वह अति सराहनीय है। उनका यह संस्मरण अन्य भाषाओं में भी समकक्षीय रचनाओं में समानता रखता है। गिलहरी के न रहने पर स्मृतियों का पूरी तरह से और लघु प्राण व छोटा जीव आदि विशेषणों का प्रयोग करके उन्होंने उसकी लघुता का वर्णन किया है। सोनजूही की लता के माध्यम से जो लेखिका है उनके प्राकृतिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भाषा है उनकी बहुत ही सरल सहज है। जो श्राद्ध पक्षों की अगर मैं बात करूं, वो मैं पहले ही आपको बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार से वो दोहरे व्यवहार से भारतीय संस्कृति पर व्यंग्य कसती है। भारतीय संस्कृति के विश्वास और धारणाओं का यथार्थ उल्लेख करती है। भारतीय समाज में कौवे की अद्भुत स्थिति पर कटाक्ष करती है। गिलहरी के प्रति महादेवी वर्मा के स्नेह और सहानुभूति का वर्णन एक छोटे से जीव के जीवन को बचाने के लिए किया गया प्रयास, पुनर्जन्म के भारतीय विश्वास का उल्लेख, प्राचीन और आधुनिक विश्वासों का समन्वय दिखाई पड़ता है। पुनर्जन्म में विश्वास और इस जन्म को बचाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग इस संस्मरण में यथा संभव आपको दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ गिल्लू के चरित्र चित्रण की बात की जाए तो गिल्लू के चरित्र चित्रण के बारे में यह बताया जा सकता है कि गिल्लू एक छोटा सा जीव था और परम स्नेही था वो। जैसे मैंने इसमें संस्मरण भी आपको बता दिया है कि किस प्रकार से लेखिका जब घर से बाहर जाती है तो वो किस प्रकार से खाना कम कर देता है। समझदार है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम है तो गिलहरी सुराही से के पास बैठता है, ठंडक महसूस होती है, उसके पास लेट जाता है। इसका मतलब समझदार है, समानता का व्यवहार करता है, सम्मान का जीवन उसने जिया है। काजू और बिस्किट खाने उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस प्रकार से गिल्लू संस्मरण जो है वर्णनात्मक शैली के साथ साथ भावात्मक, आत्मकथात्मक आदि शैलियों में सफलता उसमें हासिल की गई है। आधुनिक मीरा द्वारा लिखा गया ये महादेवी वर्मा का संस्मरण आपको कैसा लगा? सबसे पहले ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। धन्यवाद।